स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के मैदानी इलाकों में हर साल होने वाला पोल्यूशन का इवेंट अब साल 2024 के लिए शुरू हो चुका है। स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद करने का आदेश दिया गया है। स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लास की तरफ मोड़ा गया है। ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, जिसके अंतर्गत वो सारे कॉजेज या रीजंस जिसके चलते ये पोल्यूशन का इवेंट ज्यादा होता है, उनको अब एड्रेस करने के लिए दिल्ली सरकार और आसपास के सरकार अब स्टेप्स ले रही हैं। साथ में हम देखते हैं जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो दिल्ली से बाहर जा चुके हैं, और जो लोग दिल्ली में बचे रह गए हैं उनके पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट टू डील विद दिस एनवायरमेंटल कैटास्ट्रोफी। नमस्कार, स्टडी IQ की तरफ से मैं हूं भुवन झा, और इस डिस्कशन में दोस्तों हम समझने की कोशिश करेंगे क्या है वो रीजंस जिसके चलते अक्टूबर के बाद ये पोल्यूशन के लेवल्स अचानक से दिल्ली में बढ़ते हैं, और क्यों किन कारणों की वजह से ये पोल्यूशन के लेवल्स काफी समय तक सिवियर टू एक्सट्रीम सिवियर कंडीशंस में बने रहते हैं। सबसे पहले दोस्तों नजर डालते हैं कि एग्जैक्टली पोल्यूशन लेवल्स दिल्ली में है कैसा। तो आप देखेंगे कि AQI के हिसाब से 1320 US AQI के हिसाब से, एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से ये आंकड़ा मापा गया है, और ये हजार्डस की कैटेगरी में आता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रिलीज करता है, जिसके अंतर्गत 8 पोल्यूटेंट्स को मेजर किया जाता है, उसमें आप देखेंगे कि PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रॉन्स का जो अति सूक्ष्म पोल्यूटेंट पार्टिकल्स है, जिससे हमारे लंग्स को, हमारे बॉडीली सिस्टम्स को डायरेक्ट अफेक्ट पड़ता है, उसका जो आज के डेट में मात्रा मापी गई है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बेंचमार्क के मुताबिक अगर हम कंपेयर करें तो करीब करीब 150 टाइम्स ज्यादा है। यानी कि एक एक्सट्रीम क्लाइमेट इमरजेंसी है, पोल्यूशन रिलेटेड इमरजेंसी है। और आखिरकार ये हो क्यों रहा है दोस्तों? सबसे पहले नजर डालते हैं थोड़ा ज्योग्राफिकल रीजंस की तरफ। दोस्तों अक्टूबर में हम देखते हैं कि हमारा मॉनसून्स जो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर से रिट्रीट करता है, यानी कि हमारा हवा जो चलता है वो ईस्टर्ली फैशन में चलेगा, ईस्ट से वेस्ट की ओर चलेगा। एक बार मॉनसून्स जब रिट्रीट कर जाता है उसके बाद यही हवा का सर्कुलेशन अब थोड़ा चेंज होता है। अब हवा आता है नॉर्थ वेस्ट साइड से, नॉर्थ वेस्टर्लीज बन के, और आप देखेंगे वो सारा का सारा पंजाब हरियाणा का जो स्टबल बर्निंग का जो पोल्यूशन है उसको पुश करते हुए दिल्ली और दिल्ली के आसपास के मैदानी इलाकों के पास लेके आएगा। वहां पे हिमालयाज का जो पूरा का पूरा हमारा जियोग्राफिकल फीचर है वो इस हवा को अब क्रॉस नहीं करने देते। यानी कि क्योंकि हमारा दिल्ली एरिया एक डिप्रेशन है और एक साइड पे आपके हिमालयाज हैं और हवा आ रही है नॉर्थ वेस्ट रीजन से, तो एक तरीके से वो सारा पोल्यूशन आके अब जमा हो जाता है हमारे दिल्ली और आसपास के एरियाज में। दिस इज द प्राइमरी रीजन व्हाई पोल्यूशन लेवल्स सडनली इंक्रीज। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार ऐसा क्यों है कि रिसेंटली ये फिनोमिनन हम देखते हैं। हमारे दादा या दादी या नाना या नानी के टाइम पे ये क्यों ऑब्जर्व नहीं होता था, वो भी हम समझेंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और दूसरा चीज एक समझते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। होता क्या है विंटर के दौरान, क्योंकि सोलर इंसोलेशन यानी कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन है कम, जिसके चलते अक्टूबर के पहले जब आपका ग्राउंड थोड़ा गर्म रहेगा तो वो ऊपर के साइड निकलता है, और जब ऊपर के साइड निकलेगा हॉट एयर, when it starts to rise up because it is less dense, घनत्व उसका कम होता है, at that time you will find it takes the smoke and the pollutants along with itself। उसके साथ साथ जैसे जैसे गर्म हवा उठ रहा है साथ में सारे pollutants, सारा स्मोक भी उठ रहा है, और आप देखेंगे कुछ दिनों बाद ये pollutants अब जाके हमारे एटमॉस्फेयर के मिडिल लेयर में एग्जिस्ट करते हैं। प्रॉब्लम तब होता है दोस्तों जब इस लेयर के चलते अब सन का इंसुलेशन यानी कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन हो जाता है कम, जिसके चलते हमारा ग्राउंड लेवल पे अब गर्म हवा नहीं है, कंपैरेटिवली ठंडा हवा है। यानी कि ठंडा हवा जो एनीवेज डेंसर है, घनत्व ज्यादा है, वो राइज नहीं करेगा। बीच के लेयर में आपका एक गर्म हवा बन गया जो पहले राइज किया था, साथ में पोल्यूटेंट्स लेके गया था, और उसके ऊपर फिर ठंडा हवा है। इसको हम कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। इसके चलते क्या होता है दोस्तों, आपका जो एक विशियस साइकिल प्रिपेयर हो रहा है, जैसे जैसे पोल्यूटेंट्स
जिसके चलते अब इंसुलेशन कम हुआ, वैसे वैसे और पोल्यूटेंट्स अब ट्रैप होना शुरू होते हैं। और ये देखते हैं हम दिल्ली और आसपास के मैदानी इलाकों में। तो पहला रीजन क्या था? द चेंज ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स। पहले ईस्टर्ली चल रहा था, उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्ली आया। उसके बाद हमारा लोकल लेवल पे यानी कि दिल्ली के आसपास के इलाकों में टेम्परेचर इन्वर्शन के चलते पोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और एक विशेष साइकिल बनता है, जिसके चलते हमारा ग्राउंड लेवल पे लो प्रेशर यानी कि गर्मी कम होगी, जिसके चलते वो एयर राइज नहीं करेगा, जिसके चलते जो प्रेशर हमारा पोल्यूटेंट्स बीच वाले लेयर में थे वो अब और कंसंट्रेशन में बढ़ते जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं स्टबल बर्निंग की तरफ। देखिए, स्टबल बर्निंग जो कि हम समझते हैं कि हमारे किसान भाई ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हार्वेस्ट के सीजन के बाद वो सारा बचा खुचा जो स्टबल है उसको मैकेनाइज तरीके से नहीं निकाल के आग लगा के उसको हटाने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखेंगे रीसेंट डेटा तो आप देखेंगे बोथ द स्टेट्स ऑफ हरियाणा एंड पंजाब हैव डन सब्सटैंशियल वर्क। अच्छा काम किया है उन्होंने जब स्टबल बर्निंग के केसेस के डिक्रीज की हम बात करते हैं। पर दोस्तों आप देखेंगे ये स्टबल बर्निंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हेड ऑन टैकल करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि स्टबल बर्निंग से 35% कंट्रीब्यूशन मिलता है ड्यूरिंग पीक सीजन टू दिस प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट्स ओवर दिल्ली एंड इट्स नियर बाई एरियाज। अब रिसेंटली क्या देखा गया? ये जो डेटा है ये हम सैटेलाइट्स के थ्रू निकाल रहे हैं। रिसेंटली इन सम स्टेट्स इट वाज ऑब्जर्व्ड कि जो किसान हैं वो इन सैटेलाइट्स का क्रॉस होने का इंतजार करेंगे, इनके जाने का वेट करेंगे और उसके बाद स्टबल बर्निंग में इंगेज करते हैं। यानी कि ये जो डेटा है ये भी प्राइमा फेसी थोड़ा इनकरेक्ट हो सकता है बिकॉज द सिस्टम इज बीइंग गेम्ड। बट देन द क्वेश्चन अराइजेज, क्या किसानों की गलती है इसमें? जी नहीं। अगर आप पॉलिसी वाइज देखेंगे दोस्तों तो द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इन्होंने पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल वाटर एक्ट साल 2009 में ये पारित किया था, जिसके अंतर्गत आप देखते हैं डिलेड पैडी सोइंग होगा टू जून, यानी कि मई के महीने में पैडी सोइंग अलाउड नहीं होता है, जून में पैडी सोइंग करना पड़ता है। धान लगाते हैं क्यों? ताकि आप पानी का जो कंजर्वेशन है, वाटर टेबल का जो प्रॉब्लम है पंजाब में, उसके साथ अलाइन कर सके। अब जो आपने जून में जिसको आपने रोपण किया वो हार्वेस्ट होता है इस टाइम पे जाके और उसके बाद आपको स्टबल का कटिंग करना है। यानी कि अगर हम पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल वाटर एक्ट को थोड़ा सा अमेंड करें, हमारे फार्मर्स को हम अलाउ करें कि वो मई के महीने में अपना रोपण कर सके, that they are able to go ahead and put their seeds in the month of May, then the harvest season starts in October, जिसके चलते ये प्रॉब्लम जो आज हम देख रहे हैं कि हमारा जोग्राफिकल हवा के चलते, हवा का डायरेक्शन चेंज होने के चलते जो सारा धुआं आ रहा है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। सिमिलरली आवश्यकता है कि आपको ये टाइमिंग जो है हम ये बदले, क्योंकि आपका हार्वेस्ट सीजन डिलेड हो रहा है, जिसके चलते आपको स्टबल बर्निंग कर रहा है नवंबर में। अगर हम हार्वेस्ट सीजन अक्टूबर में कर दें तो ये हवा का पैटर्न के साथ आप बेटर अलाइन कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा कि कंस्ट्रक्शन बूम दिल्ली एनसीआर में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसके चलते आपके PM 2.5 या पोल्यूटेंट्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है, चाहे वो डस्ट हो, स्मोक हो, सॉइल का पार्टिकल्स हो, ये सारा जो हवा में जा रहा है इसका सीधा सीधा लेना है आपके पोल्यूशन इन दिल्ली के साथ। काफी लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि दिल्ली में आखिरकार आज के टाइम पे ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, 20 साल पहले क्यों नहीं होता था? अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि आज दिल्ली एक मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी है जिसकी पॉपुलेशन विश्व के पॉपुलेशन रिच सिटीज में काउंट होता है। अब आप देखिए, दिल्लीज पॉपुलेशन हैज ग्रोन बाय फ्रॉम 9 मिलियन इन 1990 टू 19 मिलियन इन 2021, यानी कि आप देखते हैं करीब करीब 20 साल में just in 20 to 30 years it has grown by almost 10 million individuals। अब इन सारे इंडिविजुअल्स को आपको घर देना है, यानी कि लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसके चलते आपके पोल्यूशन लेवल्स में इजाफा होता है क्योंकि वो कंट्रीब्यूट करते हैं डायरेक्टली। आप देखेंगे दिस रैपिड अर्बनाइजेशन हैज लेड टू अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन, साथ में इंक्रीजिंग डस्ट एमिशंस, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के दौरान डस्ट निकलता है, which is why आप देखेंगे this leads to higher energy consumption and more emissions, क्योंकि आपको कोल के पावर प्लांट लगाने पड़ेंगे, ज्यादा लोग आए, ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ज्यादा एनर्जी डिमांड, यानी कि ज्यादा कोयला भी जलाना पड़ेगा, जिसके चलते हमारे दिल्ली के एरियाज में
पोल्यूशन में इजाफा होता है। सिमिलरली आप देखेंगे दोस्तों, वेहिकुलर इमिशंस का भी, गाड़ी से निकलने वाले एमिशंस का सीधा सीधा कोरिलेशन है। अब क्या चीजें चेंज हुई हैं? 20 साल पहले इतना पोल्यूशन नहीं था, यानी कि इतना कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा था, इतनी गाड़ियां नहीं चल रही थी, इतने कोल फायर पावर प्लांट्स नहीं थे। आज के टाइम पे ये सब है, और इसीलिए हम देखते हैं कि आज के टाइम पे दिल्ली पे ये पोल्यूशन का प्रॉब्लम हर साल क्रिएट होता है। चलिए वेहिकुलर एमिशंस के बारे में देखें। 1994 में 2.4 मिलियन रजिस्टर्ड गाड़ीज थी, जो आज के टाइम पे हम देखते हैं 12 मिलियन बाय 2021। सोचिए दोस्तों, कहां 2.5 मिलियन और कहां 12 मिलियन, करीब करीब 5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। आप देखेंगे दिल्ली में इट इज नॉट अनकॉमन टू फाइंड दैट वन फैमिली हैज मल्टीपल व्हीकल्स। नाउ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिल्ली सरकार ने सीएनजी व्हीकल्स का भी इंट्रोडक्शन किया। आज के टाइम पे बस सर्विसेज हो, आप देखते हैं वो सीएनजी पे चलते हैं। स्टेप्स लिए गए थे दिल्ली सरकार द्वारा, पर क्योंकि प्राइवेट गाड़ियों का नंबर्स में इतना इंक्रीज हुआ है, जिसके चलते सीएनजी के चलते जो हमने गेन किया वो सारा का सारा हमने खो भी दिया। Which is why you will find that the introduction of CNG helped this problem, but the growth in the private vehicles 2.5 मिलियन से 12 मिलियन जो हो गए in the span of close to 30 years, this has a direct role to play in the pollution levels that exist over New Delhi. तो आप देखते हैं काफी सारे स्टेप्स हैं जो साथ में हमें लेके चलना है। सिमिलरली आप देखेंगे फायर क्रैकर्स का भी कंट्रीब्यूशन है इसमें। अब अनफॉर्चुनेटली फायर क्रैकर्स या फेस्टिवल के दौरान जो पटाखे जलाए जाते हैं, इनको सिंगल आउट किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली दे हैव अ लिमिटेड रोल टू प्ले। आप देखेंगे कि अगर आप AQI मेजर करें, जहां पे हम 8 पोल्यूटेंट्स को मेजर करता है CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसमें अगर आप साल दर साल के एयर क्वालिटी लेवल्स को देखें तो ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है दोस्तों। बट अनफेयर एंड से दी कंप्लीट फोकस ऑन जस्ट मिनिमाइजिंग दिस पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, कि बस फायर क्रैकर्स को सॉल्व करके हम बाकी सारा को छोड़ दें, वो शायद अनफेयर तरीका है, अनजस्ट तरीका है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अब जब हमने रीजंस के ऊपर समझ लिया दोस्तों, अब समझने की आवश्यकता है कि आखिरकार करना क्या चाहिए। आज के टाइम पे अगर दिल्ली पे पोल्यूशन के लेवल्स को हमें सॉल्व करना है, व्हाट आर द रियलिस्टिक स्टेप्स दैट कैन बी टेकन। सबसे पहला, यू नीड टू रेगुलेट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, क्योंकि हमारे कोल फायर पावर प्लांट से जो एमिशन हो रहा है उसको भी हमें रिड्यूस करना है, तभी जाके आपका पोल्यूशन लेवल्स रिड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल चाइना में भी ये प्रॉब्लम था। बीजिंग ओलंपिक्स के टाइम हमने वो सब लोगों ने वो फोटोज देखा है, जहां पे बीजिंग ओलंपिक्स के ऊपर बहुत पोल्यूशन का एक पूरा का पूरा क्लाउड था। पर आज के टाइम पे चाइना ने क्या किया, उन्होंने वो सारे पावर प्लांट्स, वो सारे एनर्जी प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज जो पोल्यूशन में अपना योगदान देते हैं, उन सब को बंद किया है। इसीलिए बीजिंग में आज के दिन ये प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलता है। इंडिया ऑल्सो नीड्स टू फॉलो सिमिलर स्टेप्स। सेकेंडली, आपको कंस्ट्रक्शन और डस्ट कंट्रोल पे प्रतिबंध लगाना होगा, मिनिमाइज करना होगा। देखिए, लोगों को घर चलाने से या घर बनाने से तो आप रोक नहीं सकते हैं, पर वो रेगुलेटेड तरीके से करिए। जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो डस्ट सप्रेशन टेक्निक्स लगाइए, पानी का छिड़काव करिए। सिर्फ अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन करने से, जहां पे आप अनसाइंटिफिक तरीके से कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, पानी का छिड़काव नहीं कर रहे, डस्ट सप्रेशन नहीं कर रहे, टारपाउलिन शीट्स नहीं लगा रहे, उससे इस प्रॉब्लम में और कंट्रीब्यूशन होगा और हेल्प होगा। सिमिलरली तीसरा आप देखेंगे क्रॉप स्टबल मैनेजमेंट। देखिए, अब क्रॉप स्टबल यानी कि फार्मर्स का जो स्टबल है उसको अगर सॉल्व करना है तो 2-3 चीजें हम कंसिडर कर सकते हैं। पहला, वी कैन गो हेड एंड लुक टू चेंज दी पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल वाटर एक्ट। ये एक लेजिस्लेटिव मनूवर है, एक लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म है, जहां पे हम पंजाब के फार्मर्स को मई महीने में उनको हम क्रॉप सीडिंग के लिए अलाउ करें, ताकि वो अगस्त या अक्टूबर तक वो सारा का सारा हार्वेस्ट हो जाए, नवंबर तक वो नहीं खिंचाए। पहला तो वो किया जा सकता है। दूसरा, वी कैन गो हेड और हम पूसा डिकम्पोजर्स या फिर सीडर्स जो हम कहते हैं, उन सब को हम यूज करें, ताकि हम मैकेनाइजेशन इंट्रोड्यूस करें स्टबल बर्निंग को रिड्यूस करने के लिए। हम मैकेनिकल तरीके से जो स्टबल हमारे ग्राउंड में बचा हुआ है उसको हम निकालने की कोशिश करें, उसको जलाने का नौबत ना आए। तीसरा जो कर सकते हैं कि आप फार्मर्स को इंसेंटिवाइज करिए, फाइनेंशियल इंसेंटिव दीजिए, ताकि वो स्टबल बर्निंग में इंगेज ना करें। अब उसके लिए चाहिए तो आप पूसा डिकम्पोजर, मैकेनाइजर्स जैसे वो सारी चीज़ों को सब्सिडाइज करिए,
उसको आप एक्सेसिबिलिटी दीजिए, अफोर्डेबिलिटी दीजिए हमारे फार्मर्स को। सिमिलरली दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन को भी क्विकली इंक्रीज करना होगा। जितना आप प्राइवेट व्हीकल को कम करेंगे, इन द सेंस फॉसिल फ्यूल वाले गाड़ियां, डीजल पेट्रोल वाले गाड़ियों के नंबर में कमी करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के नंबर्स में आपको इजाफा करना होगा। यानी कि फेम स्कीम का काफी सीधा सीधा ताल्लुकात है इस प्रॉब्लम के साथ। और फाइनली आप देखेंगे अवेयरनेस की आवश्यकता है। जब हम दिवाली के दौरान हमारे फायर क्रैकर्स बर्न करने की हम बात करते हैं, पटाखे जलाने की हम बात करते हैं, पर एक क्रूशियल चीज जो अब हमें कंसिडर करना चाहिए, अब क्योंकि जो स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, दिल्ली है फॉर एग्जांपल एक यूनियन टेरिटरी, उसके बाद हरियाणा है एक फुल फ्लेजेड स्टेट, पंजाब है, उत्तर प्रदेश भी है, तो इन सारे रीजन्स को जब हमें साथ लेके चलना है तो आप देखते हैं भारत सरकार ने एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया है जिसका नाम है सेंटर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CAQM। इनका काम ही है कि ये स्टेक होल्डर्स को, यानी कि ये सारे स्टेट्स को वो साथ लेके चले और वो सारे स्टेप्स लें ताकि हमारा पोल्यूशन लेवल्स ओवर दिल्ली कम हो। पर उनका एक क्रिटिसिज्म है, ये जो CAQM है यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इनके ऊपर क्या क्रिटिसिज्म लगाया जाता है कि ये एक रिएक्टिव इंस्टीट्यूशन है, ना कि एक प्रोएक्टिव इंस्टीट्यूशन है। रिएक्टिव अर्थात प्रॉब्लम को वो शुरू होने देंगे, प्रॉब्लम को आने देंगे और उसके बाद वो स्टेप्स लेंगे। प्रॉब्लम होने के पहले, प्रॉब्लम खड़ा होने से पहले वो कोई स्टेप्स नहीं लेंगे। आज के टाइम पे सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का यही है। और आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को अटेस्ट किया है, एंडोर्स किया है। सुप्रीम कोर्ट वो कहता है, पहले देख लेते हैं CAQM के बारे में। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, यानी कि एक एक्ट के अंदर इसको बनाया गया है। द एक्ट इज द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज 2021। ये इसका पूरा का पूरा एम क्या है? इट विल एड्रेस द एयर क्वालिटी इश्यूज इन NCR इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, UP एंड दिल्ली ऑब्वियसली। साथ में कॉम्पोजिशन देखते हैं, एक चेयरपर्सन, 5 एक्स ऑफिशियो मेंबर फ्रॉम मेंबर स्टेट्स, चीफ सेक्रेटरीज होते हैं, साथ में 6 अदर मेंबर्स होंगे और रिप्रेजेंटेशन होगा CPCB यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और नीति आयोग का। एक मल्टी स्टेक होल्डर ऑर्गेनाइजेशन है। ये सारे माइंड्स मिल के बैठे और सोल्यूशन का निजात करें। और आप देखते हैं कि इनके अंतर्गत इनको पावर्स क्या है। दे हैव द पावर्स ऑफ इशूइंग बाइंडिंग डायरेक्शंस, यानी कि इनके रूल्स को, इनके जो ऑर्डर्स हैं उनको फॉलो करना है। साथ में फाइन लगा सकते हैं ये और पीनलाइज भी कर सकते हैं। यानी कि अगर हम इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटी की बात करें तो CAQM को वो सारा कुछ प्रोवाइडेड है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पर जैसा मैं आपको कह रहा था, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का क्रिटिसिज्म क्या है कि वो एक रिएक्टिव इंस्टीट्यूशन है। प्रॉब्लम को खड़ा होने देंगे, उसके बाद वो स्टेप्स लेंगे एडहॉक तरीके से, ना कि प्रॉब्लम होने से पहले कुछ स्टेप्स लिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट भी इसी बात को कहता है। सुप्रीम कोर्ट सेज दैट वी नीड टू पीनलाइज, सिर्फ वार्निंग मत दीजिए, पीनलाइजेशन करिए वो सारे इंस्टीट्यूशंस का, वो सारे एरियाज का जो आपका रूल फॉलो नहीं करते हैं। सिमिलरली आप देखेंगे इट हैज टेकन नो लर्निंग फ्रॉम अर्लियर रिएक्शनरी वेज। रिएक्शनरी का अर्थ आप समझ गए होंगे, दैट देयर इज नो फ्यूचर प्लानिंग, एवरीथिंग इज इन रेस्पॉन्स टू अ प्रॉब्लम दैट हैज जस्ट बीन क्रिएटेड। विच इज वाई फ्रेंड्स, जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हम बात करते हैं तो यहां पे हमें ज्योग्राफी, पॉलिटी प्लस हमारे इंस्टीट्यूशंस, इन सारों को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। मल्टी स्टेक होल्डर प्रॉब्लम है ये। सिर्फ दिवाली के पटाखे ना जलाएं, या सिर्फ कंस्ट्रक्शन को कम करिए, या सिर्फ व्हीकुलर एमिशंस कम करिए। किसी एक सेक्टर को अगर हम टारगेट करते हैं तो वो एक फुल प्रूफ प्लान नहीं है। इट इज नॉट अ साउंड प्लान टू गो हेड एंड डील विद दिस प्रॉब्लम। आई होप ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा। प्लीज डू कंसिडर लिविंग अ लाइक एंड अ कॉमेंट। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो जरूर नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, इस डिस्कशन का पूरा PDF आपके लिए अपलोडेड होगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है भुवन स्टडी IQ। ये स्कैन करेंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे। UPSC के स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से रिलेटेड ये पूरा PDF यहाँ इंक्लूडेड होगा, साथ में सवाल आप लोगों के लिए इंक्लूडेड होंगे और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स फ्रॉम ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए रिक्वायर्ड है, वो भी मैं आपके लिए समय समय पे यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर आपको कोई डाउट होता है या तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, या फिर जुड़िए सीधा मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भुवन स्टडी IQ के नाम से सर्च करेंगे, या फिर आप ये स्कैन करेंगे तो आप डायरेक्टली वहां पहुंच जाएंगे।
जाने से पहले बतला दूं दोस्तों कि ज्योग्राफी ऑप्शनल का अगला बैच 22 नवंबर को दिन में 1 बजे इसका ओरिएंटेशन सेशन प्लान्ड है। अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक तरीका जो मैं आपको बतला सकता हूं ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए रिकमेंडेड है, वो है इंटरलिंकिंग। हमेशा हर टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी को एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ लिंक करते हुए पढ़िए। अप्लाइड ज्योग्राफी पे ध्यान दीजिए क्योंकि ये एक चेंजिंग पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन है। जब आप ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच के साथ कनेक्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा बैच शुरू हो रहा है 22 नवंबर को। आपको एनसीईआरटीज प्लस ज्योग्राफी ऑप्शनल का टेस्ट सीरीज दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए दोस्तों आपको यूज करना है कोड BALIVE जब आप साइन अप करेंगे स्टडी IQ की वेबसाइट या ऐप पे। उसी तरीके से हमारा P2I फाउंडेशन नवंबर मॉर्निंग बैच भी अब जल्द शुरू होने वाला है। ध्यान रखिएगा यूपीएससी के प्रिपरेशन में आपसे अपेक्षित है कि आप बेसिक लेवल कॉन्सेप्ट से लेके एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट्स, ना सिर्फ स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स पर करंट अफेयर्स, ना सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पर क्वेश्चन सॉल्विंग, आंसर राइटिंग, इन सब पे फोकस करें। और ये पूरा का पूरा एजेंडा रहता है स्टडी IQ के P2I फाउंडेशन नवंबर बैच में, जहां पे आपके हम बेसिक से लेके एडवांस तक आपके साथ पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स को डील करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और हर टॉपिक पे कैसे 250 शब्द लिखे जाते हैं, फुल ऑफ फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स एंड डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स, ये आप समझ सकते हैं जब आप इस बैच के साथ कनेक्ट करते हैं। स्टडी IQ के मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको बस यूज करना है कोड BALIVE जब आप साइन अप करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जनरल स्टडीज के स्टूडेंट्स के लिए मैं ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, जिनमें इंटरलिंकिंग करके आगे बढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द चेंजिंग पैटर्न ऑफ द यूपीएससी एग्जामिनेशन। Once again, before I take leave of you, I hope you enjoyed this discussion. If you are signing up for the geography optional batch or for the foundation batch, make sure that you apply the code BALIVE to get the maximum discount. I shall see you once again with my presentation very soon. Till then, take care. All the best. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।